जी अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे कि उनके जो पहला जो स्कूल ऑफ थॉट्स है या उनका पहला जो सब ग्रुप्स है रियलिज़म का, उसमें क्लासिकल रियलिज़म आएंगे। क्योंकि जो रियलिस्ट अप्रोच के लोग थे वो बेसिकली आए थे आइडलिज्म के ख़िलाफ़, या जो आइडलिस्ट व्यू रखते थे, लिबरलिस्ट व्यू रखते थे अबाउट दी इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके ख़िलाफ़ आया। तो उस वो लोग कुछ आइडियाज़ उन्होंने लिए। जो रियलिज़म जो है वो बेसिकली उन्होंने लिए ये क्लासिकल रियलिज़म से, यानी और जो ट्रेडिशनल रियलिज़म्स थे जो पहले सदियों में गुजरे हैं उनके लिए। तो उनमें से इम्पॉर्टेंट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीन यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं कि व्हाट इज़ क्लासिकल रियलिज़म, who are the leading classical realists, and what are the key ideas and arguments in this section we shall examine. तो इसमें से नंबर वन है जो एंशंट ग्रीक हिस्टोरियन है थ्यूसिडाइस, और दूसरा जो मशहूर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो निकोलियो मैकियावेली, और थर्ड वन 17th सेंचुरी के इंग्लिश पॉलिटिकल एंड लीगल फिलोसफर से थॉमस हॉब्स। और स्पेशली 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के जो फिलोसफर्स है उसमें आप देखेंगे हंस जे मॉर्गन थियो और आर कार। ये इम्पोर्टेंट क्लासिकल रियलिस्ट है। तो इसको हम इस सेक्शंस में देखेंगे इनके व्यूज़ क्या है, क्योंकि बेसिकली मॉर्गन थियो हो गया या आर कार हो गया, वो जो 21st सेंचुरी यानी वर्ल्ड वार के बाद वो लोग रियलिस्ट अप्रोच जो आए गए थे आइडलिज्म के ख़िलाफ़। तो उन्होंने जो तालीमात लिए, टीचिंग्स लिए रियलिस्ट के, वो बेसिकली इन्हीं लोगों से लिए थे। इन्हीं थ्यूसिडाइस हो गया, मिकोली हो गया, थॉमस हॉब्स गए, और बहुत सारे और जो ट्रेडिशनल रियलिस्ट हो गए थे उनके तालीमात लेके उनसे पॉइंट लिए थे कि उन्होंने उनसे ही आइडियाज़ को लेके फिर आगे अपने थ्योरीज अपने नज़रियात पेश किए। So although realisms came to dominate the relatively young academic discipline, ठीक है, of international relations after the Second World War, it claims that what is saying is not new and attributes its insights to a variety of resources. ठीक हो गया। ये बेसिकली है, तो हमें नज़र आता है कि ये वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आ गए थे इंटरनेशनल रिलेशन जो है, लेकिन उनके जो तालीमात जो है या इनके जो क्लेम्स थे या आइडियाज़ थे वो बेसिकली न्यू नहीं है। To emphasize this point, realists are inclined to trace back their intellectual origins toward 2500 years ago with and the writing of the Thucydides, or even beyond the ancient China and Sun Tzu। यानी इस तरह के बहुत सारे फ़िलोसफर थे, उन फ़िलोसफर से ही ये लोग आइडियाज़ लिए थे। तो ये बेसिकली रियलिस्ट जो है अप्रोच कहता है जी कि ये न्यू नहीं है, ठीक है। इनके तालीमात, ये तालीमात तो बहुत पुरानी है, लेकिन बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड के बाद आइडलिस्ट अप्रोच के ख़िलाफ़ ये लोग उठ खड़े हुए थे। तो उन्होंने फिर इन ही तालीमात को आगे इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए इन्हीं तालीमात को फिर आगे यूज़ किया उन्होंने। तो ये थ्यूसिडाइस जो है वो द गाइडिंग आइडियाज, फर्स्ट फिलोसफर थे या फर्स्ट क्लासिकल फिलोसफर थे। द गाइडिंग आइडियाज एंड द बेसिक assumptions of the realism are rooted in the traditions of the thought dating back at least to the writing of Thucydides on the Peloponnesian wars between the Greek city states of Athens and Sparta। बेसिकली उन्होंने ये इसके ऊपर ही अपनी बुक लिखी थी थ्यूसिडाइड्स ने कि क्यों ऐसा वार क्यों हुआ स्पार्टा और एथेंस के दरमियान। तो इसको बयान करते हुए वो फिर एक अप्रोच देता है। थ्यूसिडाइड्स यूज द वार टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द लॉजिक ऑफ पावर पॉलिटिक्स, द परस्यूट ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट characterized interstate relations and conflict rather than cooperation or actions guided by the higher moral principle. Thucydides is portrayed as the founder of the school, ठीक है, इसका स्कूल ऑफ
फाउंडर कहा जाता है कि इस रियलिस्ट के। इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ Peloponnesian War, he mentioned it. The main reasons for this war, the growth of Athens' power and the fear is this caused Sparta security dilemma. Basically, Athens जो है वो हर फील्ड में आगे जा रहे थे, उनको उनकी पावर जो इंक्रीज हो रहे थे, तो उसको देख के स्पार्टा के अंदर एक खौफ आ गए थे, और वो वही खौफ जो अकॉर्डिंग टू थ्यूसिडाइड्स बने की कहते हैं, वही खौफ जो है एथेंस के दरमियान स्पार्टा के दरमियान खौफ बनी सिक्योरिटी के हवाले से। तो इस तरह उन्होंने अलायंस बना के स्पार्टा के ख़िलाफ़ जंग की। तो यहाँ से फिर एक हमें नज़र आता है कि बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक वार हमेशा से एक फेयर की वजह से होता है। तो आप फेयर को किस तरह ख़त्म करें, तो ये फोकस किया उन्होंने थ्यूसिडाइड्स ने। तो सेकेंड इम्पोर्टेंस जो स्कॉलर जो है वो है रियलिस्ट थ्योरिस्ट है, वो मैकॉली है। बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे मैकॉली के बारे में, उनकी जो बुक्स है द प्रिंस के बारे में। द रियलिज्म ऑफ थ्यूसिडाइड्स बिकेम सो पॉपुलर until early 1500s. No persons could share the status of Thucydides. In those times, Macaulay was widely condemned for his cynical advice on the way government should be conducted. He wrote a book, The Prince, in which he introduced many policies of realism. मैकॉली के जो कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पावर यानी लाइन एंड द डिसेप्शंस यानी द फॉक्स आर द टू एसेंशियल मीन्स फॉर द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल टीचिंग्स ऑफ मैकॉली। द सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू इज़ नेशनल फ्रीडम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकॉली। वो क्या है कि वो नेशनल फ्रीडम है यानी इंडिपेंडेंस है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर इज़ ऑलवेज टू सीक द एडवांटेजेस and to defend the interest of their state and thus ensure its survival, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी है वो रूलर्स के ऊपर है। सो डेट रिक्वायर्स टू स्ट्रेंथ। इफ अ स्टेट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इट विल बी अ स्टैंडिंग इन्विटेशन फॉर द अदर टू प्रे अपॉन इट। द रूलर मस्ट देयरफॉर बी अ लाइन, ठीक है। उस तरह रूलर को एक लाइन होना चाहिए, एक शेर की तरह होना चाहिए। डेट ऑल्सो रिक्वायर्स कैनिंग and if necessary ruthlessness is the pursuit of the self interest. The ruler must be also fox, यानी उनको एक लाइन भी होनी चाहिए, उनकी एक फोर्स, यानी दोनों तरह से चालाकी और बहादुर दोनों होने चाहिए एक रूलर्स को। इफ रूलर is not astute, crafty and adroit, they might miss an opportunity that could bring great advantages and benefits to them and their states. मैक्सिमम पावर मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए एक स्टेट्समैन को, एक रूलर को लाइन भी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, और एक फॉक्स की तरह एक चालबाज भी होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करते हुए, किसी तरह भी टेक्निक यूज़ करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट्स ले लें। That a ruler must be both lions and fox is state head of Machiavelli realist theory, ठीक है। Classical realist IR theory is primarily a theory of survival. The overriding Machiavellian assumption is that the world is a dangerous place. The conduct of foreign policy is thus an instrumental or mechanism activity based on the intelligent calculation of one's power and interest is against the power and interest of rival and competitors, ठीक है। आपने अपनी माइंड को यूज़ करते हुए, कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए कि किस तरह आप अपने अगेंस्ट जो लोग हैं, राइवल जो है, उनसे आप उनको आप शिकस्त देते हुए, आप इसको डिफीट करते हुए, आपने मैक्सिमम, ठीक है, किसी तरीके से भी यूज़ करते हुए आप पावर गेन करें, अपने इंटरेस्ट को गेन करें, अपने इंटरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। He or she should be prepared to engage in preemptive war as similar initiatives, ठीक हो गया ना। रूलर्स को कहते हैं कि आप हमें या स्टेट्स को तैयार रहना चाहिए, प्रीएम्प्टिव वार की तरफ रखना चाहिए। ये ना हो कि आप वेट करें और दूसरा आप डिफेंस करते रहे, बल्कि आप ऑफेंसिव रहे, आप प्रीएम्प्टिव वार करें। द रियलिस्ट स्टेट लीडर इज अलर्ट to opportunities in any political situation and is prepared and equipped with exploit them, ठीक हो गया। आप अलर्ट रहे, आप बिल्कुल चौकस न रहे आप कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से,
तो आप अपने आप को महफूज रखेंगे इस तरह। थॉमस हॉब्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो द थॉमस ऑफ फिलॉसफी हु prompted realisms through his writing and introduced realist terms like balance of power and the real politic. His book Leviathan help is establishing the modern system of states. उसका क्या था बेसिकली, जो हम सोशल कंट्रैक्ट की बात करेंगे तो इसका मोस्टली हमें नज़र आता है कि वो किस तरह एक स्टेट्स बना। तो प्री एक्सवी कंडीशन जो है एज द स्टेट ऑफ नेचर्स उसकी बात करता है यहाँ पे हॉब जो है। फॉर हॉब द स्टेट्स ऑफ नेचर इज़ एन एक्सट्रीमली एडवर्स human circumstances in which there is a permanent state of war, ठीक है, or every man against every man. In their natural conditions, every man, woman, and child is endangered by everybody else. Life is constantly at risk, and nobody can be confident about his or her security and survival for any reasonable length of time. क्योंकि वहाँ पे खौफ थी इंसान वो खुद उस पहले नहीं कहा कि हम ब्रिटिश है, इंसान सेल्फिश है, तो इस वजह से इंसान जब सेल्फिश हो तो उस तरह के एक माहौल में क्या होगा, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ वार होंगे, यानी एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, ठीक है। वो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों के हुकूक, दूसरों के ऊपर दूसरों की लड़ाई करना, ये एक आम सी बात थी। तो एक वहाँ पे एक स्टेट ऑफ वार थी। तो वहाँ पे आपकी लाइफ की क्या सेफ्टी, पीपल आर लिविंग इन कांस्टेंट फियर ऑफ ईच अदर उस दौरान, यानी स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स। Hobbes believes that there is an escape route from the state of nature into a civilized human condition, and that is however the creation of maintenance of the sovereign state. यही एक पॉसिबल था कि आप किस तरह उस माहौल से आप बचाए। तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन था कि आप एक सोवरेन स्टेट बनाए, एक सोवरेन पावर बनाए, थ्रू उस पावर के थ्रू आपको गारंटी दे दे, और तब जाके आप एक सिविलाइज ह्यूमन कंडीशन में रख सकेंगे, अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल। द मेन ऑफ escape is by the men and women turning their fear of each other into the rational joint collaborations with each other to form a security pact that can guarantee each other of safety. वही बात कि इस तरह वो लोग अपने कुछ हुकूक को, ठीक है, राइट्स को छोड़ के फिर रेशनल जॉइंट किया उन्होंने, कोलैबोरेशन किया एक दूसरे के साथ, ताकि वो सिक्योरिटी गारंटी दे दे एक दूसरे को। तो मैन एंड वुमेन practically cooperate politically because of their fear being hurt or killed by their neighbors. They are civilized by fear of death. ना कि ऐसा नहीं हुआ कि वो एक सिविलाइज हो के वो एक इस तरह ग्रेजुअल हो, बल्कि वो एक फेयर की वजह से वो सिविलाइज हो गए, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गए, दूसरे के साथ cooperation किया। Their mutual fear and security drove them away from their natural condition. The war of all against all. ठीक हो गया। इस तरह वो जो कंडीशन था वो किसी हद तक दूर हो गए। In other words, they are basically driven to institute a sovereign state not by their reason, intelligence, but rather by their passions and emotions. Their intelligence alone is insufficient to propel such actions. यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती, या आप काम नहीं करेंगे, बल्कि आपकी इमोशंस थी, वो एक खौफ की वजह से, उस वजह से आप एक सोसाइटी बने, एक स्टेट्स वजूद में आए इस तरह। तो ये कुछ बेसिक उनके, हम उसको अगर कंक्लूड करें तो ये इनका यही था कि राइट्स का, तो पॉलिटिकल फेट की बात की थी, नेसेसिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, फिर पॉलिटिकल सर्वाइवल और सेफ्टी, ठीक है, ये ज़रूरी थी। इस वजह से, इस खौफ की वजह से रिलेशंस अगर बढ़कर नहीं रह सकता था, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए वो एक फिर जंग हुई थी। और मैकियावेली का पॉलिटिकल एजिलिटी या अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सर्वाइवल एंड सिविक वर्च्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो नज़र आता है। और होप जो है पॉलिटिकल विल हो गया, सिक्योरिटी डायलमा, और पॉलिटिकल सर्वाइवल एंड पीस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्टली सारे जो है ना वो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं अपने यहाँ पे। उसके बाद 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा नाम है वो है E.H. कार, यानी एडवर्ड
हेलेट कार जो बहुत ही मशहूर फ़िलोसफ़र थे यानी और आईआर के फ़िलोसफ़र प्रोफेसर भी थे, फेमस हिस्ट्रियन हु लॉन्च इन अ टेक ऑन लिबरल प्रिंसिपल राइट आफ्टर द वर्ल्ड वार वन। जब वर्ल्ड वार वन हुआ, ठीक है, उसके बाद इन ये उस हिस्टोरियन जो ई आर खार जो है उन्होंने अपना आइडियाज़ दिए, वो बेसिकली वो क्रिटिक था liberal approach के. He gave a systematic approach to realist school of thought and criticized the liberal approach. In his book 20 Years Century, बहुत ही मशहूर बुक से आप पढ़ सकते हैं इसको, 20 Years Crisis, he basically ये 20 years यानी 1990 से लेके 1939 तक की जो 20 सदी का एक वो था, एक दुनिया के कन्फ्लिक्चुअल माहौल को उन्होंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे. Introduce a critical and cynical concept realism and place emphasis on the concept of the fact analysis of their causes and consequences. उसके बाद मशहूर जो न्यू रियलिस्ट हम क्लासिकल रियलिस्ट में अगर हम देख ले, एक बुक है, उस ये कुछ स्कॉलर्स ने इनको अलग एक न्यू क्लासिकल कहा है, लेकिन बेसिकली ये न्यू क्लासिकल नहीं, ये क्लासिकल रियलिज्म से की ही आखिरी हम उसको कहते हैं मेन इम्पॉर्टेंट philosophers थे. Morgenthau is known as for systematic classical realism. One of his most famous work include Politics and Nations. ये इनकी बुक्स है, बहुत मशहूर बुक्स है, which came the standard textbook and continued to be reprinted after his death. ये बेसिकली जर्मन अमेरिकन है, जर्मनी से फिर अमेरिका गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने अपने थॉट्स दिए इस बुक के थ्रू. तो Morgenthau presented a theory of international politics which is based on the following 6 points. इन उनके जो philosophy थे वो ये 6 पॉइंट थे बेसिकली. IR is governed by the law that have their roots in human nature. Human nature की तरह ही एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिलेशन जो है वो उसके रूल्स लॉज जो है वो सेम है जिस तरह इंसान के ह्यूमन नेचर किस तरह है. ह्यूमन नेचर बेसिकली क्या है? ह्यूमन नेचर्स है, आप सेल्फिश है, आप कन्फ्लिक्चुअल है, यानी रियलिस्ट के हिसाब से, ठीक है, कोऑपरेटिव नहीं है, हमेशा अपने इंटरेस्ट की बात करते. तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्या है, हर स्टेट जो है वो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, मैक्सिमम पावर की बात करते हैं. स्टेट्स हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट दैट इज़ मैक्सिमाइजिंग पावर, ठीक हो गया ना. उनका इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली पावर को बढ़ावा देना, पावर बढ़ाना. इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर परमानेंट, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट स्टेट परमानेंट है अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथौ. स्टेट्स आर द ओनली एक्टर्स इन आईआर. इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप एक्टर्स देखेंगे तो एक्टर्स सिर्फ क्या है? स्टेट्स हैं, बाकी कोई एनजीओज एमएनसीज ये कुछ उसकी कोई हिम्मत नहीं है. देयर इज़ नो यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी. यहाँ पे आईआर रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट मोरालिटी की, एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया. पॉलिटिक्स इज़ ऑटोनमस and it has its own rules and principle which is different for ethics and morality. ठीक है, morality और ethics से different है क्योंकि उनके एक अपनी ethics से principles से rules है. ये 6 points बहुत important. So neorealism या structuralisms, ठीक है. अब उसके बाद एक और स्कूल ऑफ थाट्स है इनके, वो neorealism है, या इसको structuralism कहेंगे. उसमें वो क्या है बेसिकली? Since the 1950s and 1960s, neorealist approach have emerged that are protect of the quest for the social science in IR. Basically, social science से दूसरे social science में जो development हुई थी उनसे इंस्पायर होके neorealist theory ने इस approach को यहाँ पे develop किया, emerge हुआ. Basically आपको पता है, मैंने पहले भी अपने political system में कहा था कि 1950s में दुनिया में क्या हुआ था, एक behavioral revolution आए थे, ठीक हो गया. revolution के बाद वहाँ पे scientific तरीक़ों को यूज़ किया था मुख्तलिफ सब्जेक्ट. इस तरह पॉलिटिकल साइंस भी या आईआर में भी यानी से इंस्पायर होके उन्होंने साइंटिफिक तरीके को यूज़ करना स्टार्ट किया था. यानी मैनी करंट रियलिस्ट होल्ड्स पीक फ्रॉम द प्रोवाइडिंग ए नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकॉज इट टीम्स टू बी सब्जेक्टिव एंड दस अनसाइंटिफिक. तो ये इसमें जो मशहूर जो है वो हम जिसकी फ़िलोसफी ही न्यू रियलिज्म थ्योरी का जो सबसे बड़ा जो फ़िलोसफर्स है वो
केनेथ वॉल्स है, इसको वॉल्टिजम्स भी कहता है समटाइम्स, इसको स्ट्रक्चरलिज्म्स कहता है। द लीडिंग न्यूरलिस्ट थिंकर्स इज अनडाउटली केनेथ वॉल्स। वॉल्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये उनकी बुक है, 1979 में लिखी थी। सीक्स टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल सिस्टम। बेसिकली पहले क्या थे, नॉर्मेलिटी थे, सब्जेक्ट की वैल्यू की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करना चाहता आईआर को, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को। तो ही टेक्स सम एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, उन्होंने कुछ वहाँ से लिए थे। मिसाल इंडिपेंडेंट स्टेट्स एग्जिस्टिंग एंड operating in the system of international anarchy, but he departed from the traditional by giving no account of human natures and by ignoring the ethics of statecraft। ठीक हो गया कि his explanatory approach is heavily influenced by economic models, जो क्योंकि वो इकोनॉमिक हो गया, सोशोलॉजी हो गया, यहाँ पे वो साइंटिफिक उन्होंने चीज़ों को यूज़ किया था। तो बेसिकली ये इंस्पायर थे किससे, मॉडल से, इकोनॉमिक मॉडल से। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ आईआर लीड अस टू एक्सपेक्ट स्टेट्स to behave in a certain predictable ways। In Ward's view, the best IR theory is one that focus on centrally on the structure of this system। ठीक है, इन स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो कहता है जी आप सिस्टम जो है, आपकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वैल्यू है, उसी की अहमियत है, और उसको आप बयान करें तो फिर आप इन दूसरी चीज़ों को आप एलिब्रेट करें, क्योंकि सिस्टम जो है स्ट्रक्चर की किसी भी उसकी जो ढांचा जो है वही इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन में। ऑन इट्स इंटरेक्टिंग यूनिट्स एंड continuities and changes of the system। In classical realism, states, leaders and their international decision and actions at the center of attention। ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म में क्या आता है, क्लासिकल रियलिज्म में स्टेट्स थी, उसके लीडर्स और उसके जो डिसीजन जो थे वो बहुत अहमियत हामिल रखते थे, यानी स्पेशली लीडर्स के। लेकिन इन न्यू रियलिज्म्स में क्या है, बाय कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिस्टम, आपके सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स है डेट इज़ एक्सटर्नल टू द फैक्टर्स, वही फैक्टर्स जो बहुत यानी बैरूनी जो फैक्टर्स जो है वो इन पर्टिकुलर दी रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर उसके उस स्ट्रक्चर के साथ पावर की क्या उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशंस है, वो वही चीज़ उस एनालिटिकल में फोकस पॉइंट्स है। लीडर्स आर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इस न्यू रियलिज्म में लीडर्स की इतनी अहमियत नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स कंपेल देम टू एक्ट इन अ सर्टेन वेज। क्या कहा यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो है आपकी जो मुल्की स्ट्रक्चर हो गया, आपके लोकेशंस हो गए, वही चीज़ आपको मजबूर करती है लीडर्स को। लीडर्स डिसीजन उस टाइम लेंगे जब आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंगे, आपके उस सिस्टम के इसको देख के वो कोई फैसला करेंगे, ना कि अपने फैसले थोपेंगे। स्ट्रक्चर्स मोर और लेस डिटरमिनेंट्स एक्शन। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू वॉल्स न्यू रियलिस्ट थ्योरी, अ बेसिक फीचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन इज द डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनार्की बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स आर अलाइक इन ऑल बेसिक फंक्शंस। जो स्टेट जो है उनकी फंक्शन जो है वो सेम है, सबके सेम फंक्शंस हैं। जिस तरह हमने वो जो डेविड स्टन के उसमें हम मॉडल्स में हम बयान किया था, उसमें थ्योरीज ऑफ आईआर में, सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो यहाँ पे भी क्या था जी, जो स्टेट जो है वो सब की क्या है, सेम फंक्शंस है। इन स्पाइट्स ऑफ द डिफरेंट कल्चर इज और आइडियोलॉजी और द कॉन्स्टिट्यूशंस और हिस्ट्रीज, they all perform the same basic tasks। All states have to collect tax, foreign policy and so on। ठीक हो गया, वो सेम उनके। States differ significantly only in regard they are great varying capabilities। वो उनकी capabilities में हम उसको वो डिफर हो सकता है उसकी capabilities में, बाकी उसके दरमियान कोई फंक्शन के वजह से डिफर नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि सेम फंक्शन है सबकी, लेकिन कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। In Ward's own words, the states units of any international system is distinguished primarily by the greater or lesser capabilities for performing similar tasks। The structures of the system change with the changes of the distribution of capabilities across the system units। ठीक हो गया। In other words, international change occurs when great powers rise and falls and the balance of power shift accordingly। ठीक हो गया।
A typical means of such change is great power war. जब आप ग्रेट पावर के आप जो उनके जो पूरा सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है उस टाइम चेंज होगा जब ये पावर जो है ग्रेट पावर के जो स्ट्रक्चर्स है वो चेंज होता है, कोई राइज करता है कोई फॉल करता है, तो उसका बैलेंस ऑफ पावर जो शिफ्टिंग होता है उसकी वजह से इंटरनेशनल जो चेंज आ जाता है। अदरवाइज लीडर के कहने पे लीडर की वजह से कोई अहमियत नहीं है। ये न्यू रियलिस्ट का मानना है। सो न्यू रियलिस्ट ट्राई टू डेवलप मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ रियलिज्म। केनेथ वॉल्स नेवर टेक इन अकाउंट द ह्यूमन नेचर, ठीक है, जिस तरह क्लासिकल रियलिज्म में उन्होंने दिए थे अहमियत ह्यूमन नेचर्स को, यहाँ पे वो उस चीज़ को नहीं ले बल्कि उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की, सिस्टम की बात की। एडिशनल मीन्स स्ट्रक्चर मीन्स डेट व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट डेट सिस्टम इज मेड, कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वजह से आपके सिस्टम बनता है उसकी अहमियत है, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो केनेथ वॉल्स सेड दैट स्टेट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, और इंटरनेशनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी सेम। और पावर जो उन्होंने कहा था कि पावर की बात की थी, पॉलिटिकल पावर की बात की थी, यहाँ पे पावर्स की बहुत सारे अकसाम हो सकता है, इकोनॉमिकल पावर, पॉलिटिकल पावर, कल्चर पावर एंड साइंटिफिक पावर, ठीक है, स्टेट्स की। तो ये वार्ड जो है वो बेसिकली वो ही वॉज नॉट अगेंस्ट द क्लासिकल रियलिज्म, बेसिकली वो एनालिटिकल यूनिट जो है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है कि वो किस तरह बेसिकली पावर्स गेन करना या पावर को लेना, तो दोनों की मेन मकसद है, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर जो है आपको कंपेल करती है, तो स्ट्रक्चर की अहमियत बहुत ज़्यादा है।